हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 वाले ये वीडियो में। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। एमसीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। हर एक पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू अब समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 61 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 1 to 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में हम लोग बात किए थे 21 से लेकर के 40 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। एंड पार्ट 3 में हम लोग बात किए थे 41 to 60 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 61 से लेकर के 80 क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट जो बचेगा, फिफ्थ जो पार्ट इसका बचेगा, उसमें हम लोग नॉन जो टैग का क्वेश्चन होता है उसको उसमें सॉल्व करेंगे। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अब हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ करके अटेम्प्ट कीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 61 को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्री ऑक्सीजनेशन वुड बी, यानी कि बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आफ्टर, यानी कि प्री ऑक्सीजनेशन के बाद कौन सा स्टेप इसमें होने वाला है। तो आप इसमें क्या बोलिएगा, रिवर्सेबल हम लोग देंगे या मसल रिलैक्सेंट देंगे या आईवी इंडक्शन देंगे या इंट्यूबेशन करेंगे। इसमें से कौन सा आंसर होगा इसको आप जल्द से जल्द बता सकते हैं या अपने माइंड में इसे सोच सकते हैं। चलिए इसका कॉन्सेप्ट का हम लोग तब तक बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट आया है वो क्या है, तो सबसे पहले बोलिएगा कि ये क्या है, कॉन्शियस है पेशेंट। क्या है, कॉन्शियस पेशेंट मेरे पास आया हुआ है। चलिए कॉन्शियस पेशेंट आपके पास आया, तो अब उसके बाद आप क्या उसका कीजिएगा, तो हमारे ओटी टेबल पर पेशेंट आ गया है, ओटी टेबल पर आ चुका है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जीए के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं कि अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो जीए देंगे। तो जीए देंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ही अब पेशेंट मेरा आ गया है तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक चीज़ को याद रखिएगा कि आईवी जो हम लोग इंडक्शन एजेंट होता है, इंडक्शन एजेंट्स को इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन करवाते हैं, यानी प्री जो ऑक्सीजनेशन करवाते हैं पेशेंट को। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद तब क्या करते हैं, जब ऑक्सीजनेशन करते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। उसके बाद क्या होता है अगला स्टेप, तो मसल रिलैक्सेंट हम लोग इंड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तब क्या करते हैं, तो इंट्यूबेशन हम लोग करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं। उसके बाद जब इंट्यूबेशन होता है उसके बाद प्रोसीजर होता है, केस का जो प्रोसीजर होता है वह प्रोसीजर यहाँ पर होता है, जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वह प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सेबल इंड्यूस करते हैं, यानी कि रिवर्सेबल इंड्यूस करते हैं। आई होप अब तक आपको स्टेप समझ में आ गया। यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन को समझिए, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्री ऑक्सीजनेशन वुड बी, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन से आफ्टर, यानी आफ्टर यहाँ आफ्टर प्री ऑक्सीजनेशन, यानी कि इसमें बोल रहा है कि हम क्या काम करते हैं उसके बाद प्री ऑक्सीजनेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आईवी इंडक्शन एजेंट हो जाएगा। तो सही आंसर मेरा क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आईवी इंडक्शन एजेंट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, 62 पर बढ़ते हैं। विच इक्विपमेंट्स इज कीप्ड रेडी बिफोर इंडक्शन, यानी कि जब हम इसमें क्या बोल रहा है कि जो इक्विपमेंट्स है उसको हम लोग रेडी करके रखेंगे बिफोर इंडक्शन, यानी इंडक्शन जो हम लोग देंगे पेशेंट को उससे पहले हम लोग क्या रेडी करके रखेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स रेडी करके रखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अम्बू बैग या लेरिंगोस्कोप, सक्शन, यानी ऑल ऑफ दीज, इसमें से कौन होगा, या सब होगा, या अम्बू बैग रखेंगे, लेरिंगोस्कोप रखेंगे, सक्शन रखेंगे। तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट इसमें आंसर आना चाहिए
तो क्या इसका आंसर होगा? तो आप डायरेक्ट आंसर बोलिएगा कि इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। और ये ही ऑल ऑफ दीज ही क्यों होगा? तो देखिए अम्बू बैग जब हम लोग क्या करते हैं, जब भी पेशेंट का इंट्यूबेशन करते हैं तो उससे पहले हमारे पास कितना सारा एयरवे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होता है। जैसे ये अम्बू बैग का बात कर रहा है, तो क्या करता है अम्बू बैग? तो प्रोवाइड्स करता है मैनुअल, हम लोग को क्या करता है, तो मैनुअल प्रोवाइड्स करता पॉजिटिव वेंटिलेशन इफ द पेशेंट स्टॉप ब्रीदिंग। जब पेशेंट का ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है उस टाइम में प्रोवाइड करता है, ये क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोवाइड करवाता है मैनुअली, मैनुअली क्या करता है, प्रोवाइड्स करवाता है पॉजिटिव यहाँ पर वेंटिलेशन करवाता है, वेंटिलेशन ये करवाता है, यानी पॉजिटिव वेंटिलेशन करवाने का काम करता है। ये आपको पता होगा कि अम्बू बैग किस तरह से रहता है, तो इस तरह से ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ रहता है और यहाँ पीछे की तरफ इस तरह से क्या होता है अम्बू बैग रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, तो यहाँ से पेशेंट, यहाँ पर पेशेंट इन रहता है तो इस तरह से होता है। इसका प्रॉपर नहीं बन पाया तो इस तरह से अम्बू बैग होता है। तो ये क्लियर आपको हो गया है। तो ये पॉजिटिव क्या करता है, जब पॉजिटिव प्रेशर से यहाँ पर वेंटिलेट करता है। और वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सक्शन का, तो सक्शन क्या करता है, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर क्या करता है, क्रिएट करता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। ये आपको समझ में आ गया। और लेरिंगोस्कोप का भी हमको ज़रूरत होगा, यानी ग्लोटिस को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो लेरिंगोस्कोप का यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि सब को हमको कितना ये सारा इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल चाहिए, जैसे कि मास्क हो गया, एनाटॉमिकल मास्क हो गया, गूडल्स एयरवे हो गया, स्टिलेट हो गया, उसके बाद बूजी हो गया, यानी एयरवे का जितना भी इक्विपमेंट्स होता है वह सारा अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 63 में बात करते हैं। तो आगे हम लोग 63 में बात करेंगे परफोरेटेड ईयर ड्रम सर्जरी, यानी ये सर्जरी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि सर्जरी से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर परफोरेटेड ईयर ड्रम सर्जरी इसमें से कौन सा होता है, यानी ईयर का जो होता है ड्रम उसका सर्जरी इसमें कौन सा होता है, तो इसमें मेरिंगोटोमी होता है या टेम्पेनोप्लास्टी होता है, स्टेप्टेक्टोमी होता है या टॉन्सिलेक्टोमी होता है। इनमें से क्या होता है, टॉन्सिलेक्टोमी सबसे पहले यहाँ पे कट जाएगा, क्या है कि ये ईयर का बात कर रहा है। टॉन्सिल कहाँ पे होता है, तो माउथ में क्या होता है, टॉन्सिल माउथ में होता है। माउथ अगर इस तरह से हम लोग ओपनिंग करते हैं तो यहाँ जो पिलर होता है, पिलर के पास में क्या होता है, टॉन्सिल होता है। ये आपका माउथ है, ये ध्यान रखिएगा, माउथ क्या ओपन है, ये माउथ ओपन है यहाँ पर माउथ, तो यहाँ पर टॉन्सिल दोनों साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हम लोग करते हैं, इसको टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं। ये तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। इसमें जो क्या बोल रहा है स्टेप्टेक्टोमी, यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए इसका पहले आप मेडिकल टर्म को समझ लीजिए। डेक्टोमी यहाँ पर जैसे ECTOMY लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल होता है। ये आपको याद रखना है, क्या होता है इसका मतलब, सर्जिकल रिमूवल होता है, रिमूवल होता है। तो किसका सर्जिकल रिमूवल यहाँ पर है, तो स्टेप्टो, यानी कि जो बोन होता है हमारे ईयर में उसको क्या करता है, रिमूव करता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं टेम्पेनोप्लास्टी। टेम्पेनोप्लास्टी जो होता है यही सही होता है, टेम्पेनोप्लास्टी ही। मेरिंगोटोमी एक होता है, इसमें मेरिंगोटोमी ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। मेरिंगोटोमी भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया। मेरिंगोटोमी में इसमें क्या होता है, तो इसमें भी क्या होता है, तो ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर्स है, लेकिन थीनी जो इंसिजन लगा करके उसमें क्या करते हैं, ईयर ड्रम को हम लोग करते हैं। लेकिन जो ड्रेन होता है यहाँ पर फ्लूइड्स होता है, मेरिंगो जो प्लास्टी होता है तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड्स एक्यूमुलेट्स हो रहता है, यानी कि जो फ्लूइड्स होता है एक्यूमुलेट्स रहता है उसी को ड्रेन करते हैं, इसीलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर टेम्पेनोप्लास्टी होगा। चलिए आगे फिगर में आपको समझाते हैं। टेम्पेनो जो प्लास्टी है इसमें ईयर ड्रम जो होता है वह इस तरह से क्या होता है, ईयर ड्रम में हॉल हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग करवाते हैं, इसीलिए इसको टेम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया कि परफोरेटेड ईयर ड्रम सर्जरी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 में हम लोग देखते हैं कॉम्पेंसेटेड ट्रीटमेंट्स ऑफ ब्रांचियल सिस्ट इज, यानी कि यहाँ पर सिस्ट का बात कर रहा है। सिस्ट का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर सिस्ट का मतलब क्या होता है। चलिए सिस्ट का मतलब आप लोग हम पहले समझ लेते हैं।
सिस्ट का मतलब ही होता है, कभी भी सिस्ट का अगर नाम आप लोग सुनते हैं, सिस्ट का मतलब क्या होता है तो ब्लाइडर होता है। जिस तरह से हम लोग गोल ब्लाइडर होता है, इसमें सिर्फ आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ब्लाइडर होता है यहाँ पे, तो देखिए सिस्ट का मतलब ही ब्लाइडर होता है। सिस्ट का मतलब होता है कोई भी थैला जैसा हो, यानी इस तरह से कोई गोल हो, इसको सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं तो सिस्ट बोल सकते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है तो बॉडी में होने लगता है, एक जगह एक्यूमुलेट्स हो जाता है, चाहे टिश्यू एक्यूमुलेट्स हो जाए, उसमें क्या होता है फ्लूइड्स वगैरह एक्यूमुलेट्स हो जाता है, उसी को हम लोग सिस्ट बोलते हैं। तो इसका बोल रहा है कॉम्बिनेस्ट जो प्रोसीजर होता है, ट्रीटमेंट हम लोग जो करते हैं ब्रांचियल जो सिस्ट होता है उसका प्रोसीजर में क्या करेंगे तो यहाँ पर जो सिस्टेक्टोमी होता है ये होगा, या एस्पिरेशन होगा, या इंसिजन होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो चलिए सबका मतलब भी पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सबका मतलब क्या होता है, उसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसका मतलब आपको पता रहेगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टेक्टोमी का मतलब, सिस्टेक्टोमी जब भी लिखा हुआ रहेगा तो सिस्ट को क्या करते हैं रिमूव करने का काम करते हैं। यानी सिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है तो कि जो ब्लाइडर की तरह रहेगा, जो ब्लाइडर की तरह रहेगा उसको क्या करेंगे रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे कैसे तो सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा, सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा इसको रिमूव करेंगे। प्रोसीजर होगा उससे रिमूव करेंगे। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्लूइड्स वगैरह है उसको एक नीडल लगा करके इसको क्या करते हैं सक कर लेते हैं, यानी कि सक कर लेते हैं तो वह होता है इंसिजनल। मतलब क्या होता है तो इसका मतलब एक्सिजनल का मतलब होता है कंप्लीट सर्जिकल, तो इसका मतलब होता है कि कंप्लीट सर्जिकल एक्सिजनल, यानी कि हम लोग चीरा लगा करके वहाँ तक पहुँचते हैं, तो उसको इसका मतलब ये होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, अगर सिस्ट यहाँ पर सिस्टेक्टोमी आप गलत मार दीजिए, ये भी नहीं होगा। अगर इसमें एस्पिरेशन का बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा एक्सिजनल हो जाएगा, यानी कि एक्सीजन इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे ब्रांचियल सिस्ट का बात कर रहा है। आप अगर हॉस्पिटल में रहे होंगे तो जब सर्जरी वाले में जाइए, सर्जरी ओटी इस तरह का केस अक्सर होता है, तो वहाँ पर आपको इंसिजनल ऑफ बायोप्सी लिखा हुआ आएगा, इंसिजनल ऑफ सिस्ट लिखा हुआ आता है। इस तरह का प्रोसीजर का आपको नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यही उसमें से आता है। तो इसमें कई बच्चा इसमें फंस जाता है और लगा देता है ए आंसर, ये गलत हो जाता है। देखिए इसका फिगर आपको हम दिखाते हैं। लेफ्ट ब्रांचियल यहाँ पर सिस्ट है, टाइप 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका प्रोसीजर करके बाहर निकाला गया। तो सिस्ट इसी तरह का रहता है, ब्लाइडर की तरह दिखता है, यानी ब्लाइडर की तरह ये दिखता है। इसीलिए हम तभी से आपको बार बार इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये क्या है ब्लाइडर की तरह दिखता है, उसी को हम लोग सिस्ट बोलते हैं। देखते इसका जो है गला के पास में, इसी को ब्रांचियल सिस्ट बोलते हैं। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते AS पर ASA, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसिया होता है, ये याद रखिएगा। विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्री ऑपरेटिव स्टार्वेशंस जो होता है वह देखने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्री जो हम लोग ऑपरेटिव होता है उससे पहले उसको बोलते हैं ना कि NPO पे रहिए, नथिंग पर माउथ जो होता है वो होता है जिस तरह से, तो उसी में ये होता है लाइट मील अप टू 60 होगा इसका आंसर, या क्लियर फ्लूइड्स अप टू 22 आवर्स होगा, पल्प जूस अप टू 2 आवर्स होगा, या बोथ A एंड B होगा। इसमें से आंसर क्या होगा तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा C होगा। यानी कि देखिए क्लियर जो फ्लूइड्स होता है ना, ये 2 घंटा पहले कोई भी प्रोसीजर से पहले 2 घंटा पहले आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। यानी पल्प जूस, यानी कि कोई भी फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स का जो जूस होता है वो जूस के बारे में बात कर रहा है, वो हम 2 घंटा पहले पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। जब भी पेशेंट को हम वो नहीं जूस दे सकते, अगर देंगे तो क्या होगा NPO उसका ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट का सर्जरी परफॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए लाइट मील ये भी क्या है हम लोग ये करते हैं। क्लियर फ्लूइड्स हम लोग 2 घंटा पहले दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो है जूस ये नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा C आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 में अगर देखते हैं द मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स ऑफ एनाफ्लेक्सिस अंडर एनेस्थेसिया आर, यानी कि एनाफ्लेक्सिस
क्या होता है, एलर्जी शॉक आता है। ये भी आपको पता होगा कि एलर्जी होता है, उसके बाद एनाफ्लेक्टिक शॉक आता है। तो उसमें बोल रहा है कि कौन ट्रिगर करता है, इसमें से कौन सा एनेस्थेसिया जो होता है अंदर देते हैं तो उसमें ये कॉज कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है। इसके बारे में आपको बतलाना है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, मसल रिलैक्सेशन ये नहीं होगा, एंटीबायोटिक्स ये भी नहीं होगा, लेटेक्स क्या होगा, तो लेटेक्स इसका होने वाला है, यानी ऑल ऑफ दिस इसमें होगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एंटीबायोटिक भी कोच करता है, मसल रिलैक्सेंट भी क्या करता है, एनाफ्लेक्टिक शॉक, ये तीनों कोच करता है। यानी कि एनाफ्लेक्टिक जो एलर्जी होता है वो कोच करता है कौन, तो ये तीनों करता है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए हम लोग 67 में अब देखते हैं, टोटल बॉडी फ्लूइड्स इन अ चाइल्ड एक्यूरेंस फॉर द हाउ मच परसेंट ऑफ बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट का कितना परसेंट क्या होता है, तो बॉडी फ्लूइड होता है, तो वही इसमें बात कर रहा है। तो इसमें से क्या हो सकता है, ए में अगर देखते हैं तो 60% क्या होगा, 70% क्या 75% होगा, 65% होगा या 55% होगा, इनमें से कौन होने वाला है। तो चलिए हम आपको एक डाटा दिखाते हैं, उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा होने वाला है, इससे आपको एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें आपको डाटा एक हम दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। चलिए इसमें हम डाटा जो निकाले हैं या डाटा को आपको समझाते हैं, तब जा करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ चिल्ड्रेन के बाद किया है 65 है, तो अभी देखिए 65 को अब तो समझ में आ गया है कि चिल्ड्रेन में कितना होगा, 65 होगा। तो आपका एक डाटा हमेशा याद रखना है, तो वह डाटा देखिए, जब न्यू बॉर्न और न्यू नेटल रहेगा, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, जो न्यू बॉर्न और न्यू नेटल रहेगा, इसमें कितना होता है, तो 75% टू कितना रहता है, तो 80% रहता है। यानी कि ये दोनों, ये आपको याद रखना है, 75 से 80% ये रहता है, इसमें रहता है। चाइल्ड में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगर चिल्ड्रेन का हम लोग बात करते हैं, जब चिल्ड्रेन का हम लोग बात करेंगे तो उस टाइम में 50 से लेकर के, यानी कि 50% से लेकर के 65% तक इसका रहता है। तो इसीलिए हम लोग इसका कितना, हम लोग यहाँ अगर 65 अगर दिया हुआ है चिल्ड्रेन में, तो ये भी हम एक्यूरेट मान सकते हैं, इसीलिए इसका 65 भी हम लोग मान सकते हैं कि क्या होगा, इसका 65 राइट आंसर होगा। अगर वही हम लोग अडल्ट का बात करते हैं, तो अडल्ट में कितना होता है, तो अडल्ट में जब अडल्ट का बात करते हैं तो उस टाइम में इसका हो जाता है 50 to 60% इसमें हो जाता है। तो एवरेज अगर हम लोग बात करते हैं, इसका एवरेज का जब बात करेंगे तो एवरेज इसमें कितना हो जाता है, तो 55% हो जाता है। तो ये भी आपको रखना है, लेकिन यहाँ पर आपको 55 जब आएगा तो हम लोग किस में जाते हैं, फीमेल में जाते हैं। अगर 60 रहता है तो मेल में जाते हैं। तो ये डाटा याद रखिएगा, हो सकता है कि अगले बार आपसे इन्फेंट का पूछ ले, एडल्ट का पूछ ले, तो ये आपको याद रखना है। ये डाटा इसको आप नोट्स में अपना लिख सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर आपको पता चल गया, क्या होगा, तो सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन प्रेजेंट इन, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, नॉर्मल सलाइन है, रिंगल लैक्टेट है, D5 है, डेक्सटोज D5 है, डेरोस सॉल्यूशन है। तो इसमें हमको अगर देखते हैं तो ये चारों क्या है, तो क्रिस्टलाइज्ड सॉल्यूशन है। ये याद रखिएगा, ये चारों क्या है, तो क्रिस्टलाइज्ड लाइट्स क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पर है, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्यूशन है। तो ये आपको समझ में रखना है कि ये फ्लूइड्स है। यहाँ फ्लूइड्स का बात कर रहा है, तो इसमें बोल रहा है पोटेशियम, यानी पोटेशियम सब का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट रहता है। सबसे अधिक पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट किस में रहता है, तो उसका बात कर रहा है। तो अब हम इसका बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन इसमें सबसे अधिक किस में रहता है। अगर हम नॉर्मल सलाइन में देखते हैं तो इसमें नहीं रहता है, अगर रिंगल लैक्टेट देखते हैं तो इसमें भी नहीं रहता, D5 में देखते हैं तो इसमें भी नहीं रहता है। तो रहता है किसमें, तो ड्रोवन जो सॉल्यूशन रहता है इसमें रहता है, ड्रोवन सॉल्यूशन में रहता है। तो देखिए ड्रोवन जो सॉल्यूशन रहता है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, तो आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, क्रिस्टलाइज्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन है।
अगर इसके बारे में, इस क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप फ्लूइड्स के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं, जो ड्रोवन जो सॉल्यूशन है इसका यूज कहाँ करते हैं। पोटेशियम आपको समझ में आ गया, मैक्सिमम पोटेशियम रहता है। तो जब हाइपो किस में हम लोग यूज करेंगे, तो हाइपो जो क्लेमिया का पेशेंट आएगा, जैसे कि हाइपो जब क्लेमिया का पेशेंट आएगा तो उसमें हम लोग यूज करेंगे। हाइपो है तो इसको जब हम लोग बढ़ाएंगे तो पोटेशियम, अगर ज़्यादा पोटेशियम का कमी है, अभी पेशेंट को क्या है, पोटेशियम का कमी है, तो पोटेशियम बढ़ाने के लिए हमको ये देना पड़ेगा, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा पोटेशियम में। तो इसमें दे सकते हैं। डिहाइड्रेट जब पेशेंट रहेगा तो उस टाइम में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। समझ गए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे विच IV इंडक्शन एजेंट्स कैन कॉजेज हाइपरटेंशन। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा IV इंडक्शन जो एजेंट्स है वो कोज क्या करता है, तो हाइपरटेंशन कोज करता है। हाइपरटेंशन मतलब कि यहाँ पर क्या है कि BP जो होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज यहाँ पर करेगा। हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट भी यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कार्डियक आउटपुट जो होगा, कार्डियक आउटपुट जो होगा वह भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये कंडीशन इसमें दिखने को मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हाइपर टेंशन मिलेंगे। तो इसमें ए में देखेंगे थाइपेंटोन्स क्या बढ़ाने कम करता है, केटामिन क्या करता है, प्रोपोफोल क्या करता है, इटोमाइडेट्स क्या करता है। इनमें से चारों में से कौन इसमें ये कॉज करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं थायोपेंटोन की, अगर बात करेंगे ना, तो थायोपेंटोन्स में एक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि थायोपेंटोन जब भी हम लोग देंगे तो BP को क्या करता है, यहाँ पर BP को डिक्रीज करता है। ये आपको याद रखना है, BP को डिक्रीज करता है, तो इसीलिए ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर हम इटोमाइडेट का बात करते हैं तो इटोमाइडेट में अगर आप लोग देखिएगा तो हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी रहता है। यानी हेमोडायनेमिक का मतलब क्या है कि हेमो मतलब ब्लड, डायनेमिक मतलब क्या है कि फ्लो, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वह क्या होता है, स्टेबल रहता है। इसमें यही आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, स्टेबल रहता है। स्टेबल मतलब कि नहीं बढ़ता है, नहीं घटता है, स्टेबल रहता है। नो चेंज ऑफ BP, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, तो नो चेंज ऑफ BP, यानी कि इसमें ब्लड प्रेशर को चेंज नहीं करेगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। प्रोपोफोल का अगर हम लोग बात करते हैं, जब प्रोपोफोल का बात करेंगे इसमें भी क्या होता है, BP डिक्रीज होता है। तो बच गया कौन, तो इसमें केटामीन बच गया। तो सही आंसर इसमें क्या होगा, तो केटामीन होगा। तो केटामीन ही इसका सही आंसर क्यों होगा, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि BP जो होता है BP को इंक्रीज करता है। BP इंक्रीज होगा, देखिए हार्ट रेट भी इसका क्या होता है, इंक्रीज। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तभी ना BP इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या होता है कि कार्डियक जो होता है आउटपुट वह भी इंक्रीज रहता है। इसीलिए हम इसका केटामीन बोल सकते हैं। हाइपरटेंशन में पेशेंट को लेकर के चले जाएगा। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 70 में हम लोग बात करेंगे विच LMA इज यूज्ड एज अ इंट्यूबेशन गाइडेड फॉर ET ट्यूब। यानी ET ट्यूब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ET ट्यूब यहाँ पर होगा। ET ट्यूब को हम लोग गाइडेंस करते हैं, इंट्यूबेशन में गाइडेंस करते हैं। LMA का मतलब क्या होता है, तो लेरेंजियल मास्क एयरवे होता है। लेरेंजियल मास्क एयरवे होता है। तो अब इसमें जो अब हम बात कर रहे हैं लेरेंजियल मास्क एयरवे का जब बात करेंगे तो उसमें क्या बोला है कि इंट्यूबेशंस को गाइड करता है LMA। इसमें से कौन सा ऐसा LMA है जो कि इंट्यूबेशंस को भी गाइड करता है, तो आप इसमें बोलेंगे प्रोसील LMA। ये तो नहीं होगा, ये गाइड नहीं करेगा, ये कट जाएगा। उसके बाद अम्बू LMA ये भी नहीं कर पाएगा। क्लासिक LMA ये भी नहीं करेगा, तो करेगा कौन, ILMA। इसका नाम में ही छिपा हुआ है, इंट्यूबेशन लेरेंजियल मास्क एयरवे होता है। यानी कि
वेसन लेरिंजियल मास्क एयर वे होता है। तो ये आपको क्लियर है। इसका चलिए फिगर भी आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए ये आपको यहाँ से अगर इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, तो LMA आपको देखने को इस तरह से मिलेगा यहाँ तक। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये ET ट्यूब इसमें है। इसमें ये प्रोवाइड्स करता है LMA क्या करता है, LMA क्या करता है, तो ये फैसिलिटी करता है कि आप वहाँ से इंट्यूबेट कर सकते हैं, LMA से ही इंट्यूबेट कर सकते हैं। यहाँ आपको जो लगा हुआ है ये रिंगल दिख रहा होगा, फ्लेक्सो मेटेलिक ET ट्यूब इसमें है। ये भी आपको याद रखना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए 71 जो है, 71 में देखेंगे विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ GPGAR, यानी अपगार भी आप स्कोर बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपगार स्कोर के बारे में देख के पूछ लिया गया है। अपगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अपगार के बारे में। अपगार का जो होता है ना, अपगार जो चाइल्ड जो जन्म तुरंत या न्यू नेटल जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यू नेटल जैसे ये जन्म लिया है, यहाँ पर न्यू नेटल जो है जन्म लिया है, यानी कि न्यू बॉर्न, यहाँ पर क्या हुआ, अभी चाइल्ड जो बर्थ लिया है, चाइल्ड जो क्या हुआ बर्थ लिया है, उसमें इसको हम लोग क्या करते हैं, ये स्कोर को चेक करते हैं। ये स्कोर उसमें परफॉर्म करते हैं, यानी चेक करते हैं कि क्या परफॉर्म बहुत अच्छा कर पा रहा है या नहीं। उसमें हम लोग चेक क्या करते हैं, मसल टोन चेक करते हैं, कलर ऑफ द बॉडी चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं। ABG देखिए इससे बहुत हटा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, D इसका आंसर हो जाएगा ABG, यानी कि आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस जो करते हैं वह इसमें नहीं होगा। इसीलिए इसमें कंपोनेंट्स यहाँ पूछा गया है कि नॉट ए कंपोनेंट्स, यानी अपगार का कंपोनेंट्स ये नहीं है। चलिए अपगार के बारे में भी आप जान लीजिए, का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अपगार स्कोरिंग जो होता है, इसका स्कोरिंग सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। एक मतलब क्या होता है, अपीयरेंस होता है, एक्सेस ऑफ स्किन कलर वगैरह जो होता है उसके बारे में बात करता है। P से पल्स होता है, असेस हार्ट रेट वगैरह को हम लोग असेस करते हैं। G से ग्राइमेंस होता है, असेस रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स को हम लोग देखते हैं। बच्चा में क्या होता है, चाइल्ड में जो बर्थ का न्यू नेटल जो होगा वह अपना रिफ्लेक्स शो करेगा। M एक्टिविटीज़ देते हैं, असेस मसल टोन को हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद R में रेस्पिरेशन को हम लोग चेक करते हैं, यानी ब्रीदिंग उसका प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करके हम लोग सिवरेलिटी जो करते हैं वो 0 से 3 इसमें आता है, पॉइंट्स आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडरेट जो होता है। देखिए सीवियर एक्सीलेंट, सीवियर का मतलब कंडीशन बच्चा का बहुत ख़राब है, इसमें क्या है मॉडरेट है, यानी कि उतना पेशेंट बच्चा का क्या है ख़राब नहीं है, मॉडरेट है। एक्सीलेंस कंडीशन यानी 7 से 10 के बीच में अगर स्कोर आया तो बहुत अच्छा, बच्चा क्या है हेल्दी है, बच्चा क्या है हेल्दी है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें क्या है एक्टिविटीज़, मसल्स एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, पल्स का एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, उसके ग्राइमेंस फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है उसका देख सकते हैं, अपीयरेंस स्किन का कलर देखते हैं, रेस्पिरेशन को देखते हैं। देखिए अगर अब्सेंस रहेगा इसमें, ये भी अब्सेंस है तो 0 पॉइंट्स देंगे। अब्सेंस 0 पॉइंट से फ्लैशिएट होगा 0 पॉइंट देंगे। ब्लू या पेल कलर होगा, कलर अलग रहेगा तो 0 देंगे। अब्सेंट रहेगा 0 देंगे। 1 पॉइंट कब देंगे, आर्म एंड लेग फ्लेक्स्ड करेगा, एक्टिविटीज मसल टोन को देख रहे हैं, आर्म और लेग ही करेगा तो 1 पॉइंट देंगे। अगर एक्टिविटीज़ मूवमेंट रहेगा तो इसका 2 पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग दे देंगे। ये समझ में आ गया। बिलो द अगर 100 बीट पर मिनट इसका क्या है पल्स है तो उस टाइम में 1 देंगे। अगर इससे ओवर हो जाएगा तो हम लोग क्या देंगे 2 पॉइंट्स देंगे। तो इस तरह से आप इसका सारा जांच चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, 2026 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 72 का अगर हम लोग बात करते हैं तो 72 में आपको ड्रग्स डन नॉट कॉजेस कार्डियक डिप्रेशन, यानी कि जो कार्डियक डिप्रेशन होता है इसमें से कौन सा इंडक्शन एजेंट है जो कि कॉज नहीं करता है, वो आपको बतलाना है। तो अगर हम इसका सबका देखते हैं तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं केटामिन, अगर केटामिन का हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कार्डियक डिप्रेशन का बात कर रहा है। तो कार्डियक डिप्रेशन का जब बात करेगा तो उस टाइम में हम लोग अगर देखते हैं इसमें
तो केटामीन जो होता है, दिस ड्रग्स जो है, यहाँ देखिए ड्रग्स जो होता है वह क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, उसके बाद बीपी को इंक्रीज करता है, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हुआ बीपी भी इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होता है, कार्डियक जो आउटपुट होता है उसको भी इंक्रीज करता है। तो इसीलिए इसमें डज नॉट कॉजेज कार्डियक डिप्रेशन, तो ये कॉज नहीं करता है, यानी केटामीन ये कॉज नहीं करता है कि डिप्रेशन में नहीं कर लेके जाता, कार्डियक को डिप्रेस नहीं करता। ये क्या होता है, इंक्रीज ही रहता है, इसका सारा क्या होता है, फंक्शन इंक्रीज रहता है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाता है। जैसे प्रोपोफोल अगर हो गया, प्रोपोफोल का अगर हम लोग बात करते हैं, प्रोपोफोल में क्या होता है, दिस ड्रग्स कॉजेस कार्डियक डिप्रेशन प्रोड्यूस वेसोडाइलेशंस, जैसे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है, लीडिंग्स टू हाइपोटेंशन में पेशेंट्स को लेकर के चले जाता है। ये कैसे कार्डियक डिप्रेस ये करता है, वेसोडाइलेशन जब भी बोल दिया है तो वहीं से हम लोग समझ में आ जाएगा कि वेसोडाइलेशन जैसे ये बोला है तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा। वेसोडाइलेशन का कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बतलाए थे कि किस तरह से होता है। जैसे ये कोई भी वेसल्स में क्या हुआ कि ये डायलेट कर गया, जब ये डायलेट करेगा तो बीपी ऑटोमेटिक क्या होगा कि बीपी गिरने लगेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, हार्ट रेट इसमें कम होने लगेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डायलेट का मतलब क्या होता है, इसका डायमीटर मान के चलिए ये डायमीटर जितना था, ये अगर 1 mm का डायमीटर है तो ये क्या होगा 1 mm से बढ़ जाएगा, मोर हो जाएगा, इसी को हम लोग डायलेशन बोलते हैं। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग 73 में देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स एनेस्थेटिक एजेंट्स कॉजेज पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम एंड हेलोजिनेशंस, यानी कि डिलीरियम और हेलोजिनेशन ये कोच करता है, कब पोस्ट ऑपरेटिव में कोच करता है। तो ये इसका सबसे अच्छा आपको उदाहरण यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा, इसका हम डायरेक्ट आपको बतला देते हैं कि इसमें ज़्यादा हम लोग काम नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, तो केटामीन होता है, जो केटामीन होता है, केटामीन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को डिलीरियम में ले जाता है, उसके बाद हेलोजिनेशंस करवाने लगता है। डिलीरियम का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी क्या होता है, कन्फ्यूजन में पेशेंट्स जाने लगता है। देखिए इसका ये आपको जानना है, ये जब एनेस्थेसिया के बारे में जानते हैं तो ये आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिलीरियम जो होता है, डिलीरियम उसके बाद हेल्यूसिनेशंस जो होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग बात करते हैं इसमें डिलीरियम में होते जाते हैं तो ये क्या होता है, टेम्परेरी, इसमें आप अगर देखते हैं तो इसमें टेम्परेरी क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन पेशेंट्स को होता है टेम्परेरी, इसमें कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, दैट कैन लीड टू डिसओरिएंटेशन, यानी डिसओरिएंटेशन ये क्या करने लगता है, तो इसमें लीड करने लगता है, लीड क्या करता है, तो डिसओरिएंटेशन लीड करता है। ये आपको याद रखना है कि डिसओरिएंटेशन ये करने लगता है। डिसओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, तो ये आपको समझना है, कंफ्यूज रहता है, वो डिसओरिएंटेड हो जाता है, उसको बोलते हैं कुछ, वो उधर से जवाब उसका आता है कुछ, उसको हम बोलते हैं कि आज कौन सा डेट है, तो वो डेट गलत बता दे रहा है, उसका खुद का नाम पूछते हैं, जो नाम भी उसमें क्या हो कंफ्यूज होकर के बोलता है, तो उसी को हम लोग डिसओरिएंटेशन बोलते हैं या डिलीरियम में चले जाता है। हेलोजिनेशन का मतलब ये क्या होता है, इससे अधिक होता है, इसको भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, विजुअल, अगर देखिए जो चीज़ धरती पर क्या है ही नहीं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, इमेजाइजेशन कर लेते हैं, विजुअल हम अपना देख लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशंस बोलते हैं। ज़्यादा नशा में अगर किसी पे को आप लोग देखे होंगे रोड पर चलते हुए, ज़्यादा वो क्या करता है, अल्कोहल हैंग आउट हो जाता है, तो उस टाइम में अगर आप उसको देखते हैं तो वह क्या होता है, अलग अपना दुनिया में लगता है, वह चल रहा है, इस संसार में है ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशंस बोलते हैं। तो ये जो ड्रग होता है ये कॉज इसको करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हेलोजिनेशंस क्या होता है। इसमें आपको सेंसरी हो या ऑडिटिवली यानी कि सुनने में, या विजुअल जो होता है, ये सब में क्या होता है कि अलग एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलता है, जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता उस चीज़ को भी इसमें देख लिया जाता है पेशेंट के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गया, या पेशेंट्स को ये देते हैं तब भी होता है, या कोई और भी
कारण से इसमें देखने को इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 74 में हम लोग देखते हैं NaOH इन सोडा लाइम एक्स, यानी कि इसके बारे में अब हम लोग को जानना है। सोडा लाइम के बारे में पूछा गया है। NaOH का जब बात करेगा तो N एक मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, OH का मतलब क्या होता है तो हाइड्रा ऑक्साइड होता है। चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन को हमेशा हम क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन को पहले हम लोग को समझना होता है, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। तो पहले क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा तब तक हमको आगे काम नहीं करना होता है। देखिए इसका NaOH जब भी लिखा हुआ है तो ये तो सोडियम, सबको समझ में आ रहा है कि Na का मतलब क्या होता है सोडियम, OH का मतलब क्या होता है जी, तो आप बोलिएगा कि इसका मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो अब इसमें बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोडा लाइम एक्ट्स हैज, यानी कि ये क्या एक्ट्स इसमें करता है। तो आप इसमें ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 करता है, एक्ट्स हैज कैटेलिस्ट वाला काम करता है, प्रिवेंशन फॉर्मेशन ऑफ वाटर करता है, या नॉन ऑफ दिस करता है। तो देखिए आपको ये है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन तो आपको समझ में आ रहा है, जो एब्जॉर्ब करता है डायरेक्ट CO2 ये क्लियर है। एक्ट्स कैटेलिस्ट होता है, कैटेलिस्ट के बारे में आप लोग जान रहे हैं कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ए सब्सटेंस टू चेंज केमिकल रिएक्शन। तो अब यहाँ पर अब अगर सोडा लाइम की बात करते हैं, मान के चलिए ये सोडा लाइम है, सोडा लाइम में डाला हुआ है, तो इसमें क्या कंडीशन होता है, केमिकली ही चेंज होता है। इसमें क्या होता है केमिकल चेंज होता है, कैटेलिस्ट ही होता है इसमें। जब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 इसमें गया तो इसको एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ केमिकल क्या होता है रिएक्शन होता है। तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, फिर जो बचता है फ्रेश उसको फिर रीब्रीदिंग के लिए भेज देता है, प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखिए तो यहाँ मेन हमारा जो क्वेश्चन का इसका आंसर अगर हम लोग ढूंढते हैं तो इसमें आपको बी आंसर सही मिलेगा, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 ये सब तो होता है, लेकिन मेन काम यही करता है, कैटेलिस्ट होता है। यानी यहाँ पर जो बोलता है एक्स के बारे में बात कर लिया, इसलिए इसका आंसर आपका ये हो गया है सी। चलिए इसका इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर यही ना सोडा लाइम, इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि सोडा लाइम ये है, सोडा लाइम ये है। सोडा लाइम में क्या होता है तो दो कलर का ये आता है, ये भी आपको याद रखना है। एक पिंक होता है, पिंक टू वाइट कलर्स चेंज हो जाता है, ये याद रखना। पिंक से क्या हो जाता है तो वाइट कलर में ये चेंज होता है। क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, ये दोनों फॉर्मेट में पूछा जाता है, वाइट टू वॉयलेट कलर का चेंज हो जाता है। देखिए पिंक से वाइट होता है, पिंक से क्या होता है पिंक टू वाइट होता है, लेकिन यहाँ फिर वाइट टू वॉयलेट कलर का होता है। ये आपको याद रखना है कि इस कलर से इस कलर में ऐसे चेंज हो जाता है। ज़्यादातर आपको पिंक से वाइट ही देखने को मिलेगा। अभी अपना इंडिया में ज़्यादातर इसी को देखने के लिए मिलता है, वाइट से वॉयलेट कम मिलता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। देखिए 75 में अगर देखते हैं तो कलर्स इंडिकेटर्स इन सोडा लाइम कॉमनली यूज इन इंडिया विच इज फ्रेश एंड बिकम्स वाइट इज, वाइट है। अभी हम लोग देखे थे पिंक से क्या हुआ था, तो यहाँ पर पिंक से क्या हुआ था तो वाइट यहाँ पर हुआ था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वाइट से अब यहाँ पर क्या होगा तो वॉयलेट कलर का होगा, इथाइल वॉयलेट कलर का यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आंसर तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा तो वॉयलेट कलर का यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आंसर आप टिक कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर 76 में देखते हैं डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया बेस्ट मेजर्ड बाय, यानी जब एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं तो पेशेंट्स कितना डेप्थ में गया है, पेशेंट्स कितना डेप्थ में गया है उसको किस तरह से हम लोग मेजर करेंगे। अब मान के लिए बीपी अगर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर कर लेते हैं, हार्ट रेट में अगर कोई दिक्कत होता है ECG लगा करके हम लोग कर लेते हैं। ब्रेन का डेप्थ को हम लोग कैसे मापेंगे कि ये कितना एनेस्थेसिया में गया है, कितना डेप्थ में गया है, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे 20 का यूज करेंगे। बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स सिस्टम होता है वह होगा, या मैक होता है मिनिमम एल्व्यूलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसके बाद TOF होता है,
TOF का मतलब है टेट्रालॉजी ऑफ फ्लोट होता है, वह होता है, यानी कि उसका PTP होता है, पोस्ट टेट्रेनिक पोटेंशियन होता है, ये होता है। तो इसमें से अगर हम लोग देखते हैं ना तो ये आपको समझ में आएगा। बिस्पेक्ट्रम इंडेक्स, ये भी नाम बहुत कठिन है, इसीलिए आप इसका नाम से भी नहीं पता कर पाइएगा। देखिए बिस्पेक्ट्रम क्या होता है, एक सिस्टम होता है। बिस्पेक्ट्रम क्या होता है, एक बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स सिस्टम होता है, ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन अभी सही होने वाला है। इस जो करते हैं इसका प्रोसेस का नाम क्या होता है, ये जो करता है इसका प्रोसेस जो करता है, प्रोसेस का नाम होता है, जैसे ये अभी हम लिखेंगे, आप बोलिए हाँ हाँ इसमें से आंसर यही होने वाला है। EEG होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम होता है। इसका जो प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इसीलिए इसको बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स सिस्टम बोलते हैं। तो इसी के कारण इसमें पूछा जाता है। ये इसका डेप्थ जो हम लोग मापते हैं, एनेस्थेसिया की डेप्थ मापने का काम कौन करता है, बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स यूनिट करता है, सॉरी सिस्टम करता है। इसमें ECG वाला जो फॉर्मेट होता है इसी से ये काम करता है। आई होप ये आपको क्लियर बहुत अच्छे से हो गया होगा। अगर मैक का हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी एल्वोलाई में जो हमारा एनेस्थेटिक जो एजेंट्स होता, वोलेटाइल जो एजेंट होता, उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन जाता है वह इसमें बात करते हैं, ये नहीं होगा। TOF इसमें एक होता है, इसका ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब पैरालाइज जो पेशेंट्स को हम लोग मसल रिलैक्सेंट देते हैं ना, जब मसल रिलैक्सेंट देते हैं तो उस टाइम में हम लोग पता करने के लिए यूज करते हैं टॉफ का, यानी कि टॉफ का तब हम लोग यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें से इसका आंसर आप खुद बताइएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है। नाइट्रस ऑक्साइड का आप बताएंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मैक्सिमम एयरवे इरिगेशंस कॉजेज, यानी कि इसमें मैक्सिमम इरिगेशंस कौन कॉज करता है, तो इसके बारे में डेस्फ्लोरेन करता है या इन्फ्लोरेंस करता है, सेवोफ्लोरेन करता है, हेलोथेन करता है। इन्फ्लोरेंस का यूज ही बहुत कम होता है, नहीं के बराबर इसका यूज होता है, होवे नहीं करता, सीधा जानिए इसका यूज नहीं होता। सेवोफ्लोरेन बच गया, डेस्फ्लोरेन हो गया, हेलोथेन हो गया, इनमें से कौन होगा, तो अब इसको आप बताइए। तो इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग इसमें एक ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर इरिगेट करता है तो वह करता है क्या, तो डेस्फ्लोरेन करता है। उसके बाद हम लोग अगर डेस्फ्लोरेन हो गया, डेस्फ्लोरेन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आइसोफ्लोरेन हो गया, आइसोफ्लोरेन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इनफ्लोरेंस, यही इन फ्लोरेंस हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हेलोथेन हो गया, हेलोथेन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सेवोफ्लोरेन हो गया। तो ये होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक इसमें क्या करता है, मैक्सिमम एयरवे इरिटेशन कौन करता है, तो यहाँ पर आप बोलिएगा डेस्फ्लोरेन यहाँ पर करेगा। अगर इसी में अगर कम बोलेगा, लिस्ट बोलेगा, लिस्ट अगर बोलेगा तो उस टाइम में हम लोग किसको बोलेंगे, जब लिस्ट बोलेगा, मैक्सिमम बोला तो वह हो गया, जब लिस्ट बोलेगा तो उस टाइम में किसको बोलिएगा, तो आप तुरंत बोलिएगा सेवोफ्लोरेन। किसको बोलेंगे, सेवोफ्लोरेन बोलेंगे। चलिए क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। इसका डाटा आप लिख लीजिएगा कि डेस्फ्लोरेन हो गया, आइसोफ्लोरेन हो गया, इंसुफ्लोरेन हो गया, हेलोथेन हो गया, उसके बाद सेवोफ्लोरेन हो गया। इसमें ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मिनिमम एयरवे इरिटेशन कौन करता है, तो सेवोफ्लोरेन करता है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसीलिए इसको बता दिए। डेस्फ्लोरेन तो आ ही गया है, तो इसमें आंसर क्या होगा, तो डेस्फ्लोरेन इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 79 में देखेंगे एयरवे रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू इंडोट्रेकियल ट्यूब इज ड्यू टू, यानी कि इसमें बोल रहा है कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यानी कि कोई भी चीज़ अगर जा रहा है उसको रोकने का काम करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू द इंडोट्रेकियल ट्यूब, मान इसका कहना है कि चलिए हम समझाते हैं आपको। इंडोट्रेकियल ट्यूब है, इंडोट्रेकियल ये ट्यूब है, इसमें क्या एयर जा रहा है, तो इसमें रेसिस्टेंस जो लाएगा, इसमें रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टेंस यानी रुकावट कौन ला सकता है, इसका फ्लो चेंज होता है, यानी कि फ्लो का भी बात कीजिए, इसमें फ्लो क्या हो सकता है, तो फ्लो चेंज रहता है, यानी जितना ये इसका डायमीटर पतला रहेगा, डायमीटर जितना पतला रहेगा इससे फ्लो उतना कम होगा, जितना मोटा रहेगा उतना डायमीटर क्या होगा,
वह फ्लो अधिक होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन इसमें काम करेगा, तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो डायमीटर सही इसमें हो जाएगा। डायमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं डायमीटर इसमें सही हो जाएगा। कार्वेचर की अगर बात करते हैं तो कार्वेचर भी कहीं न कहीं इसमें आ सकता है। लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, मटेरियल इसमें कोई रोल नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन को हम लोग काट दिए, मटेरियल इसमें नहीं। मान के चलिए अगर हम कोई पाइप बनाए हैं, ट्यूब बनाए, उससे अगर हम लोग हवा को पार कर रहे हैं तो मटेरियल उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मटेरियल को हम लोग यहाँ पे हटा दिए। अब चलिए आपको अब समझ में आएगा कि इसमें आंसर कौन होने वाला है। 3 तो हम आंसर कर दिए हैं, लेकिन इसमें से अगर सही तो हमको चूज करना है। तो सही चूज करने के लिए देखिए, जब डायमीटर का बात यहाँ पर करेगा, जब डायमीटर का बात करेगा तो डायमीटर का मतलब कि यही जो लेंथ इसका है, इसका बीच का जो ये रहता है, इसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो इसका होता है तो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर यही होता है। इसका क्या होता है? मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर यही होता है रेसिस्टेंट का। मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर यही होता है इसका। डायमीटर ही मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होता है। जितना डायमीटर बड़ा उतना क्या होगा? एयर तेज जाएगा। जितना डायमीटर कम उतना एयर कम जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अगर कार्वेचर का बात करते हैं तो कार्वेचर का मतलब क्या होता है? मुड़ जाना, यानी कि क्या होता है कि बाइंड कर जाता है। बाइंड कर जाता है ना, कार्वेचर का मतलब वही होता है ना, बाइंड जो कर जाता है, मुड़ जाता है। मान के चलिए ट्यूब है, ट्यूब क्या हुआ? इस तरह से मुड़ गया, मुड़ा तो यहाँ पर रेसिस्टेंस उत्पन्न करेगा। रेसिस्टेंस उत्पन्न करेगा तो ये क्या होता है? माइनर होता है। ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है? बहुत माइनर होता है। माइनर ये रेसिस्टेंस लाता है, माइनर रेसिस्टेंस लाता है। अगर लेंथ का हम लोग बात करते हैं तो लेंथ में क्या होता है? सेकेंडरी फैक्टर्स ये रहता है, यानी कि लेंथ जितना बड़ा लेंथ रहेगा उसमें रेसिस्टेंस हो सकता है। तो लेंथ क्या होगा? सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी ये फैक्टर होगा। तो फर्स्ट हम लोग फैक्टर हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं, तो क्या होगा? डायमीटर होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हम लोग किसको बोलेंगे? तो डायमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनता है। एम्स को आपको एग्जाम ले रही है, तो इसीलिए आप कॉन्सेप्चुअल हमेशा वीडियोज देखना होता है कि हम कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना पड़ता है। बुक से पढ़े या कहीं भी पढ़े, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपको होना चाहिए। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं। लास्ट जो है, ए पेशेंट इज अंडर गोइंग अ सर्जरी वेयर एनेस्थेसिया इज मेंटेन ऑन हेलोथेन, यानी हेलोथेन से ये क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। सर्जरी इसका होने वाला है, एनेस्थेसिया को मेंटेन कर रहा है। किससे? हेलोथेन से कर रहा है। इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है हेलोथेन, उससे कर रहा है। द पेशेंट डेवलप्स मसल इरिगेटिंग एंड हाइपरथर्मिया विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंट्स वुड हैव आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस कंडीशन, यानी कि इरिगेटिंग कर रहा है। यहाँ पर मसल्स जो है, पेशेंट्स का जो मसल है, मसल इरिगेटिंग कर रहा है। उस टाइम में हम कौन सा ड्रग को इसमें चूज करेंगे? अगर हम लोग देखते हैं सक्सेनाइल कोलिन, सक्सेनाइल कोलिन के बारे में आप लोग जान रहे हैं, ये क्या है? डिपोलराइजिंग एजेंट है। ये क्या है? तो डिपोलराइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट? तो मसल रिलैक्सेंट। कौन सा एजेंट है? तो मसल रिलैक्सेंट ये एजेंट है। ये आपको पता होगा कि मसल को क्या करता है? ये रिलैक्स करने का काम करता है। मसल रिलैक्सेंट ये होता है। उसके बाद ट्यूबोक्यूरिन का अगर बात करते हैं तो फर्स्ट अगर हम मसल रिलैक्सेंट का बात करेंगे, फर्स्ट अगर मसल रिलैक्सेंट का बात करेंगे तो वह यहाँ पर ट्यूबोक्यूरिन होता है, यानी कि क्यूरेट का पौधा होता है। क्यूरेट का पौधा से इसको एक्सट्रैक्ट करके किया गया था। उस टाइम में यानी ट्रेवलर जो आदमी रहता था ना, वो जंगली शिकार, जंगल में जब शिकार करने के लिए जाता था तो वह क्या करता था? लेप लगा देता था। अपना तीर के आगे में लेप लगा देता था। यह तीर है, इसके आगे में लेप लगा करके और जानवर को क्या करता था? एनिमल को इंजेक्ट करता था। उससे क्या होता था? पैरालाइज्ड हो जाता था और उसको पकड़ लिया जाता था, शिकार कर लेते थे। वहीं से इसका कॉन्सेप्ट आया था। सबसे फर्स्ट मसल रिलैक्सेशन की अगर बात करेगा, ट्यूबोक्यूरिन होता है। ये आपको याद रखिएगा। रोक्याक्रियम जो होता है ये आपको क्या है? नॉन डिपोलराइजिंग है। ये भी नॉन डिपोलराइजिंग है। डी ट्यूबर जो है ये भी नॉन डिपोलराइजिंग। ये तीनों क्या है? नॉन डिपोलराइजिंग है। ये आपको याद रखना है कि नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स है यहाँ पर।
तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो सक्सेनाइल कोलिन, ये तीनों एक ही हो गया, सक्सेनाइल कोलिन इसमें सही हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अगर ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इसका PDF भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड लास्ट जो बचा हुआ है लास्ट पार्ट, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हम लोग मैथ्स पे बात करेंगे, उसके बाद रीजनिंग्स के ऊपर बात करेंगे, इन सब पे बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस यानी 20 जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन टैक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम लोग 5th में बात करने वाले हैं। तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।